नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे वादी कश्मीर का, क्योंकि साउथ कश्मीर के शुपा इलाके से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जनूबी कश्मीर के शुपा इमाम साहब इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प इस वक्त जारी है। इमाम साहब शुपा का इलाका जहां बास्कोचन इलाका है, इमाम साहब का एक गांव बास्कोचन, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इस वक्त झड़प जारी है। जराये का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। और तलाशी कार्रवाई के दौरान जहां मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। ये इमाम साहब का बास्कोचन इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प आज सुबह शुरू हुई है। करीब 9:30 बजे के करीब गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उससे पहले वहां पर तलाशी कार्रवाई चल रही थी इलाके में मौजूद मिलिटेंटों को लेकर, जहां तलाशी कार्रवाई के बाद करीब 9:30 बजे गोलियों का तबादला शुरू हुआ। उसके बाद ही वक्फे वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे शाह इरशाद के पास। इरशाद, क्या कुछ अपडेट है शुपियां के एनकाउंटर के हवाले से? गवर देखिए, मैं बता दूं, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो गोलियों का सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट जो है अंदर है और इसमें जो है टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसको जो है सरेंडर के लिए ऑफर भी किया था कि फौज ने और पुलिस ने भी जो है मिलकर उसको जो है ऑफर किया था कि सरेंडर कर दो, मगर वहां से वो उन्होंने जो है फायर खोला है। अभी अगर इस वक्त की हम देखा जाए तो इस वक्त जो है गोलीबारी का सिलसिला वो दोनों तरफ से जारी है और एक मिलिटेंट बताया जा रहा है अंदर है और रेनफोर्समेंट यहाँ पे बुलाई गई। ये बास्कोचन एरिया है, रिहायशी एरिया है और जो मिलिटेंट इस वक्त अंदर ही एक मकान में है। पहले जो ये आंगन में आया था, उसके बाद जो उन्होंने लोकेशन अपनी चेंज की और फिलहाल मैं बता दूं कि गोलियों का सिलसिला वो दोनों तरफ से जारी है। इरशाद, जरा ये भी बताएगा कि मिलिटेंट जो वहां पर इस वक्त मौजूद है, फंसा हुआ है, क्या ये मकामी पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं? मकामी है कि एफटी है? क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, अभी तक इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं आया है कि आप ये लोकल भी हो सकता है कि एफटी भी हो सकता है। अभी ये कुछ नहीं कह सकते कि जिस तरीके से जो है ये बताया जा रहा है कि लोकल हो सकता है, मगर अभी तक इसकी जो है ऑप्शन कंफर्मेशन नहीं आई है। और मैं बता दूं कि एसएसपी शोपियान खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि यही नहीं, अगर मतलब ये इसको जो है बार बार यही अनाउंसमेंट किया जा रहा है हथियार डालो, मगर वहां से वो फायर खोल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रेनफोर्समेंट यहाँ पे फैलाई गई है। ये जो एरिया है बिल्कुल रिहायशी एरिया है और बास्कोचन का एरिया है। फिलहाल मैं बता दूं कि दोनों तरफ से बिल्कुल जो इस वक्त गोलीबारी वो चल रही है। इरशाद, जरा ये भी बताएगा कि ये जो वहां पर एक मिलिटेंट की तस्दीक हुई है कि सिर्फ एक ही मिलिटेंट है या एक से ज्यादा वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि जो इनिशियल में फौज ने देखा है कि जो उनने वो लोकेशन चेंज किया था जो कि बाग में थे, उसके बाद जो उन्होंने लोकेशन चेंज किया, एक मकान में आ गए, उस हिसाब से ये लग रहा है कि एक ही मिलिटेंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि यही बताया जा रहा है, ये लोकल भी हो सकता है कि अभी इसकी मतलब जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई हमारे पास। ये लोकल मतलब ये सोशल मीडिया पे ये खबर मतलब आई है कि लोकल हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इस एनकाउंटर में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि इसको जो है ये अगर लोकल है तो इसकी जो है इसकी फैमिली को जो है पहले लाया जाएगा, उसके बाद जो है सिलेंडर के लिए ऑफर के इसकी मतलब टाइम भी लग सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी अगर इस वक्त बात करें तो गोलीबारी का सिलसिला वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह इरशाद आपका। ये थे शुपियां श्री शाह इरशाद तफसीलात फराम करे थे, जहां जनूबी कश्मीर शुपियां के इमाम साहब का एक बास्कोचन इलाका है जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त झड़प जो है वो जारी है। आपको बताते चलो कि
इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुस्तदिका इतला मिलने के बाद ही फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई और दोनों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ, जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस वक्त भी वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। बढ़ते आगे बात जरा उधमपुर की भी करते हैं, क्योंकि चंद रोज कबल ही उधमपुर के अंदर 2 बम धमाके हुई हैं, जिसमें से 2 अफराद जख्मी हुए। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया है। माना जाता है कि ये इस बम धमाके में मुलविस, जो बम धमाके 2 हुए थे, जहां दुमिल चौक में एक गाड़ी में एक बस में जो बस खड़ी थी वहां पर पेट्रोल पंप के करीब वहां पर धमाका हुआ, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। उसके बाद ही कुछ घंटों के बाद बस स्टैंड उधमपुर के अंदर भी एक और धमाका हुआ, जिसमें से अगरचे कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में लगातार पूछताछ की जा रही है और तहकीकात के दौरान ही अब जो है कई अफराद की गिरफ्तारी हुई है। उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है जहां कई अफराद की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि चंद रोज कबल ही ये धमाके हुई हैं उधमपुर के अंदर, जहां पर 2 अफराद जख्मी हुए थे। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे किशोर शर्मा के पास। किशोर, क्या कुछ अपडेट हैं? जो खबर आ रही है कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से 28 तारीख को जो पहला जो बम ब्लास्ट जो है वो टीसीपी दोमेल के अंदर होता है और सुबह जो एक ब्लास्ट जो बस स्टैंड के अंदर सुबह 6 बजे के करीब होता है, लेकिन 72 घंटे के अंदर एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको हम बता दूं कि जिस तरह से शक के दायरे के अंदर जो है पुलिस द्वारा अलग अलग लोगों को जहां पे हिरासत में लिया गया था, उनकी पूछताछ जो थी जारी थी, अलग अलग एजेंसियां यहाँ पे मौके पर पहुंची थी, SIA, NIA, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एक जो आतंकी है उसको जो बसंतगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी फार्मर आतंकी था, कई आतंकी घटना को पहले भी जो है वो अंजाम दे चुका था, लेकिन उसने अपने आप को सरेंडर किया गया था और फिर से देखिए वो रिसाइकल जाने की सक्रिय हुआ था और इस घटना को जो है उसने अंजाम दिया गया था। ये जो बसें दोनों लोकल रूट की रामनगर की थी और इसकी जो हमारे पास अभी जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि 4-5 बजे के करीब जो है ऑफिशियल बड़े अधिकारी इसमें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए है कि एक ही जो है इस ब्लास्ट के अंदर जो है वो गिरफ्तारी हुई है। काफी जो है इसमें मात्रा में जो है बम विस्फोटक इसके घर से जो है वो बरामद हुए हैं। किशोर जरा ये भी बताएगा, ये जो गिरफ्तारी एक ही शख्स की गिरफ्तारी हुई, इससे पहले भी अगर कई अफराद को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के हवाले से, क्या वो भी अभी भी जेर हिरासत में है या कि उनको रिहा किया गया, उनको छोड़ दिया गया? किशोर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। किशोर, आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ एक ही शख्स की गिरफ्तारी हुई है आज जो बसंतगढ़ इलाके से खबर आ रही है कि कई अफराद को गिरफ्तार किया गया, और जो पहले हिरासत में लिए गए क्या उनको छोड़ दिया गया या कि वो अभी भी हिरासत में है? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से 12 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनकी पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन जैसे कि वहां पे पुलिस के बड़े अधिकारी बसंतगढ़ के अंदर पहुंचते हैं, वहां पे 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, उनकी जांच पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही थी, लेकिन एक ने, जो हमारे पास सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, एक ने इस आतंकी घटना को जो बम ब्लास्ट जहां पे इन बसों के अंदर हुआ है उसने इसमें माना है और पूरी तरह से फिलहाल जो जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन एक ही जो है अभी तक हमारे पास जानकारी मिली है कि एक ही जो है वो इसमें गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि ऑफिशियल कोई जो हमारे पास जानकारी आएगी हम लोगों तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है 72 घंटे के अंदर एक ही जो है वो गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका। ये थे उधमपुर से किशोर तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर उधमपुर के अंदर 2 बम धमाके हुए थे मुसाफिर बसों के अंदर, जिसकी वजह से अगरचे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही साथ 2 अफराद जख्मी भी हुए और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई करते हुए अब एक शख्स की फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। बसंतगढ़ का इलाका जो माना जाता है कि इन बम धमाकों में मुलविस है और यही जरा के हवाले से खबर आ रही है कि उसके घर से कुछ जो है मुश्तबह शाय भी बरामद हुई हैं, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है।
बढ़ते आगे बाद जरा मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की भी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख के अंदर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करगिल की जानिब से आज करगिल बंद की कॉल दी गई है और इस कॉल के पेश नजर आज मुकम्मल तौर पर करगिल में बंद का असर देखा जा रहा है। इंतजामिया और एसोसिएशन के दरमियान कल एक मीटिंग भी हुई है, लेकिन वो मीटिंग नाकाम रही है और बंद की वजह से आम जिंदगी आज मुतासिर हुई है। आपको बताते चले कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के अंदर जो करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से करगिल में बंद की कॉल दी गई है, उसके पेश नजर आज मुकम्मल जो कारोबारी इदारे बंद नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर गाड़ियों की आवाजाही भी मुतासिर है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुतालबा है, उनकी मांग थी कि जो रूट परमिट को लेकर वो लगातार एहतजाज कर रहे थे और कल आरटीओ लद्दाख की जानिब और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उनके दरमियान कल दोपहर एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन मीटिंग नाकाम रही है, जिसके बाद ही अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से बंद की कॉल दी गई है, करगिल बंद की कॉल दी गई है। और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात करगिल के अंदर क्या कुछ इंतजामिया और एसोसिएशन के बीच मीटिंग में हुआ है, मजीद तफसीलात दे रहे हैं करगिल से मोहम्मद इसाक। करगिल बंद का असर आज सुबह से करगिल टाउन में खासा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आप तक सीधे विजुअल्स करगिल टाउन से पहुंचा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जितने भी दुकानें हैं, जितने भी शॉप्स हैं, वो बंद नजर आएंगे। ऑल करगिल ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अपने इश्यूज को, डिमांड को तेज करते हुए करगिल बंद को कॉल फर्स्ट फेज के तहत दिया था 4 दिनों के लिए, यानी आज से 4 दिनों के लिए करगिल बंद को कॉल दिया था और उसका खासा असर करगिल टाउन में देखने को मिल रहा है। इस बीच रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर लद्दाख की जानिब से एक अहम मीटिंग बुलाया था लेह और करगिल के ट्रांसपोर्टर्स के साथ और मीटिंग के हवाले से आप तक अगर हम अपडेट दें, कल 1 बजे से रात के 1 बजे तक ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग हुआ है, जहां पे कमिश्नर सेक्रेटरी स्वागत विश्वास ने भी शिरकत की है, लेकिन मीटिंग से अभी तक किसी भी तरह की डिसीजन देखने को नहीं मिला है। फिलहाल करगिल ट्रांसपोर्टर्स और लेह ट्रांसपोर्टर्स सूत्रों के हवाले से, जरा के हवाले से मालूम हुआ है कि अभी भी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबिते में हैं, आरटीओ के ऑफिशियल्स के साथ राबिते में हैं। उनका कहना है कि आज 1 बजे तक, यानी आज दिन में इस स्टोरी पे काफी डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन भी ले सकता है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन तवक्का रख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बेहतरीन इसके ऊपर डिसीजन लेके एक सही कंक्लूजन निकले। फिलहाल किसी भी तरह के डिसीजन नहीं हुआ है, करगिल बंद का कॉल लगातार जारी है। आने वाले वक्त में लोग इंतजार कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह की डिसीजन इस इशू के ऊपर लेते हैं और अगर बेहतरीन डिसीजन लिया जाता है तो हड़ताल यानी बंद के कॉल के ऊपर भी असर देखने को मिल सकता है। करगिल लद्दाख से मुसातमिली के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज। यूपी के कानपुर में गुज़िश्ता रात 2 सड़क हादसात में 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पहले हादसे में सादा थाना इलाके के बदीना गांव के करीब मुसाफिरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली के तालाब में गिरने से कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। दूसरे हादसे में सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 की जान चली गई है और 10 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंदों से बड़ी ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई। उस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राली में तकरीबन 50 अफराद सवार थे और मारकून में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम किया गया और हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल दाखिल कराया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू ने कानपुर हादसे पर गम का इजहार किया। हादसे का नोटिस लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने हुकाम को जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव का काम करने की हिदायत दी। लखनऊ में जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने मरने वालों के लवाकीन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद देने की हिदायत की है। उधर बीएसपी की सदर और साबिक वज़ीर आला मायावती ने भी अपने ट्वीट में दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जांबाक अफराद के लवाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत जल्द अज जल्द उन सब की मदद करेगा।
आज महात्मा गांधी का यौम पैदाइश है और हर साल 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर मनाए जाते हैं और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिस दौरान उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। उधर सदर हिंद वज़ीर आज़म सोनिया गांधी और दीगर लीडरा ने राजघाट में हाजिरी देकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। गांधी जी की पैदाइश रियासत गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को मोद बनिया खानदान में हुई है। उनके वालिद करमचंद गांधी और वालिदा पदली बाई थी। नवंबर 1887 में 18 बरस के गांधी अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुए और 4 सितंबर 1888 को वो लंदन कानून की तालीम हासिल करने के लिए मुंबई से रवाना हुए और 22 बरस की उम्र में वो बैरिस्टर बनकर जून 1891 को लंदन से भारत वापस आए। उन्होंने मुल्क की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा सन 1906 से 7 में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन और पास के खिलाफ जनूबी अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया। सन 1910 में उन्होंने जनूबी अफ्रीका में हिजरत की और पाबंदी के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान किया। सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत की सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज भी किया। इधर लाल बहादुर शास्त्री का भी आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। भारत के तीसरे और मजमूई तौर पर दूसरे मुस्तकिल वज़ीर आज़म थे। सदर हिंद और वज़ीर आज़म के साथ साथ दीगर कई लीडरान ने विजय घाट में हाजिरी देकर लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। वो 1963-1965 के दरमियान में भारत के वज़ीर खारजा थे। उनकी पैदाइश मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुई। बचपन में उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। उनके वालिद शारदा प्रसाद एक गरीब उस्ताद थे जो बाद में महकमे माल के दफ्तर में क्लर्क बने। लाल बहादुर शास्त्री की उम्र 16 बरस थी जब गांधी जी ने उन अहले वतन को तहरीक अदम ताउन में शरीक होने का नारा दिया। उन्होंने महात्मा की दावत पर फौरी तौर पर अपनी तालीम तरक करने का फैसला कर लिया। उनके इस फैसले ने उनकी मां के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। ताहम उनका कुंबा उन्हें उनके इस फैसले से बाज नहीं रख सका। भारत की आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश के पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था। वो गोविंद बल्लभ पद के सूबाई हुकूमत के दौर में मशीर और ट्रैफिक वजीर बने। उनके मशवरे पर भारत में पहली बार भीड़ को काबू में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बूछाड़ का इस्तेमाल शुरू किया गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में वो कुल भारत कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के इंतखाबात में कांग्रेसी जमात को भारी अक्सरियत से जितवाने के लिए बहुत सख्त मेहनत की। जवाहरलाल नेहरू का उनके वजीर आजम की मुद्दत के दौरान में 27 मई 1964 को इंतकाल हो जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को वजीर आजम का ओहदा कबूल किया। गांधी जयंती के मौके पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने नसरुल्लाहपुरा बडगाम में वेस्ट सेग्रीगेशन शेड और लोड कैरियर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीडीओ बडगाम ने डिप्टी कमिश्नर के काम को भी सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एडीसी बडगाम, बीडीओ बडगाम और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी बडगाम ने कहा कि पंचायत और ब्लॉक बडगाम को कचरे से पाक बनाने के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। ताकि गांव रोज साफ सुथरे ये कुन सोर रेत मज लेबर वेबर कर आटो कोर यह लगे तो लागो किराया फी घर कर 50 रुपये कस कोर 100 रुपये इथे कमत कोर फी घर दिए टाउन डस्टबिन तुम नमो घर पर घर थो प्रत कुन जाए ताकि सफाई रोज गाँव में। लोग दिन इंशाअल्लाह रहमान सही ताउन तम दिन अत मज ताउन या दिवान प्रत कस दुत अत मज ताउन न गो जान कदम क्या ये सफाई वारिया बोर्ड। गांधी जयंती पे वे पूरे बडगाम को
शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस दे रहा हूं। आज के इस डे पे गांधी जी की फिलॉसफी को आगे लेते हुए हमने टोटल सैनिटेशन जो है विलेज लेवल पे भी अब स्टार्ट की है, जिस पे हम पिछले 15 दिनों से काम कर रहे थे। हमारे साथ पूरे सरपंच जुड़े हैं और इसका जो मेन मकसद है कि वो कि पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि सारे जितने भी हमारी 296 पंचायत हैं, सब ने रेजोल्यूशन पास करके अपने अपने हिसाब से प्लान अडॉप्ट किया है और सब ने अपने अपना मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, डिस्पोजल और जितनी भी सारी चीज़ें हैं सैनिटेशन में, सबका ख्याल रखा गया है। आज हम नस्लापुरा में हमारे सरपंच साहब के साथ मैंने उनको आज आया था यहाँ पे देखने के लिए और मैं बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने भी जो अपना लेबर हायर किया है, जो यूज़र चार्जेस दे रहे हैं, ये सब इसका मकसद यही है कि लोगों को लगे जैसे जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे कोई भी कैंपेन या कोई भी मैकेनिज्म फॉर सफाई सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो मुझे जान के बेहद खुशी है और आपको ये बोलते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने सारी पंचायत में सारे गांव कवर कर रहे हैं। इनिशियल 2-3 दिनों में कुछ हिकअप्स आएंगे, ग्रेजुअली जितने भी गैप्स यहाँ पे रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ताउन देगी PRIs को, राइट फ्रॉम पंच, सरपंच, BDC, DDC सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आई एम वेरी श्योर कि अनकरीब हम एक पूरा क्लीन बड़गाम देखेंगे। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान होने वाले तशद्दुद में 129 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल है। ये वाक़ा मशरिकी जावा में पेश आया, जहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड पर मैच खेला जा रहा था। उस मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद पहुंची हुई थी। अरीमा FC और परसीबाया सरीबा के दरमियान खेले गए मैच में परसीबाया ने 2 के मुकाबले 3 गोल दागे और जीत हासिल कर ली। मकामी टीम अरीमा FC की हार को यहाँ मौजूद लोगों की बड़ी तादाद बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपना आपा खो दिया। होम ग्राउंड पर मैच हारने पर अरीमा FC के सैकड़ों मदा स्टेडियम में दाखिल हो गए। मुश्तिल मदाओं को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। इस तशद्दुद में 2 पुलिस एहलकार भी मारे गए हैं। फुटबॉल स्टेडियम में होने वाले तशद्दुद की इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इंडोनेशियन नेशनल आर्मड फोर्सेस के एहलकारों ने किसी तरह खिलाड़ियों को बहिफाजत मैदान से बाहर निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।